नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद कुछ ही लोगों को जानकारी होगी या फिर सभी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन हम अपनी युवा पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम बड़े बड़े विद्वानों की बात करते हैं। क्या आप लोगों को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक विद्वान हमारे बीच में है? तो आज उन्हीं से मिलवाने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं और आपको जानकारी देंगे। भारतवर्ष में से एक, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में से, संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर केशवराव शर्मा जी। सबसे पहले आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आज हमें भी ये मौका मिला है कि हम इनके समक्ष बैठे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी लाइव तस्वीरों में आप लोगों से भी बातचीत करवाएंगे, इनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे। और हाल ही में अभी अगर बात करें तो संस्कृत अकादमी द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में अगर बात करें, राज्यपाल द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, जहां पर 2 ही विद्वानों को सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश में से, जिनमें से प्रोफेसर साहब भी रहे हैं। तो आपका जीवन किस तरह से निकला, इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। और जो हमारे अभी युवा पीढ़ी है या फिर जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको भी आपके बारे में बताना चाहेंगे। वर्षा जी, मेरा जन्म आज से 82 साल पहले हिमाचल प्रदेश शिमला के ठियोग मंडल के अंतर्गत चिराशी नाम के गांव में हुआ था। एक साधारण कृषक परिवार था जो शिक्षित नहीं था, इसलिए मुझे आरंभ में शिक्षा की प्राप्ति में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्कूल बड़ा दूर 5-6 किलोमीटर पैदल आना जाना होता था, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। उसके नंतर क्योंकि मैं पंडित परिवार से था, इसलिए मुझे कर्मकांड, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा के लिए एक स्थानीय साधारण से पंडित के घर भेजा गया। थोड़े दिनों वहाँ रह करके वापस आ करके मैं शिमला संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा के लिए मैंने प्रवेश किया। उसके नंतर वहाँ से शास्त्री उत्तीर्ण करके आचार्य की कक्षा के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ चला गया और वहाँ 2-2.5 साल के बाद पिछला रिकॉर्ड तोड़ करके नया अधिमान स्थापित करके मैंने दर्शन विषय से आचार्य कक्षा की उत्तीर्णता प्राप्त की। और बाकी शिक्षाएं मेरी BA, MA, MPhil आदि जो हुई हैं प्रायः प्राइवेट ही रही। उसके अनंतर मैं वृत्ति के लिए राजकीय सेवा के लिए सोलन संस्कृत महाविद्यालय में नियुक्त हुआ। यहीं से अध्यापन भी करता रहा और अध्ययन भी करता रहा। तो फिर मैंने MA, MPhil आदि वो भी 2-3 स्वर्ण पदक प्राप्त करके उपाधियाँ प्राप्त की हैं। यही मेरा साधारण सा शिक्षा का वो रहा है। कहने का मतलब है कि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में एक गांव में कृषक परिवार में उत्पन्न होने के कारण से काफ़ी कठिनाइयों से मैंने आगे शिक्षा ग्रहण की है। देखिए, साधारण परिवार से होना और किस तरह से सर ने कहा कि मेरी जो साधारण शिक्षा रही है, आपको मैं जानकारी दूं कि राष्ट्रपति अवार्ड नहीं, कई राष्ट्रीय अवार्डों से ये सम्मानित हैं। अगर आप इनके घर में चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल पुरस्कार ही पुरस्कार दिखाई देंगे। और क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें बड़ी डेकोरेशन की चीजें दिखाई देती है, लेकिन अगर आप प्रोफेसर साहब के घर में आएंगे तो आपको केवल पुरस्कार और इन्हें सम्मानित होने वाली पुरस्कारों से तस्वीरें ही नजर आएंगी। एक बार मैं चाहूंगी कि भाटिया सर, आप पीछे जो लगी हैं तस्वीरें, क्योंकि जैसा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड सर से बात कर रही थी तो सर कह रहे थे कि अब तो घर में रखने के लिए भी जगह नहीं बची है, जिस तरह से इन्हें सम्मान प्राप्त हुए हैं और अपनी शिक्षा को ये फिर भी साधारण बता रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि प्राइवेट शिक्षा ही आपकी रही है, ऐसा क्यों रहा कि प्राइवेट शिक्षा रही आपकी? क्योंकि घर में अर्थ के अभाव के कारण से रेगुलर शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूनिवर्सिटी से आगे भी पढ़ने के लिए मेरे पास कोई अवसर नहीं था। इसलिए मुझे बरबस नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। नौकरी करते के साथ ही मैंने प्राइवेट शिक्षा ग्रहण की।
जिस तरह से अभी सर ने बताया कि घर में कोई और माध्यम नहीं था, तो कमाने के लिए जो है उस समय जितना स्ट्रगल बच्चे करते थे, लेकिन आज के दौर में बच्चों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि माता पिता जो है सब कुछ डेवलप करके ही उन्हें देते हैं। लेकिन आप इनसे इनके स्ट्रगल की कहानी सुन सकते हैं, और इतना सम्मानित होने की जो कहानी है वो अभी आप देख पा रहे हैं। सिर्फ किस तरह का जीवन रहा, क्योंकि आपने कहा कि आप एक शास्त्रीय परिवार से, पंडित परिवार से रही हैं, तो क्या माता पिता का कभी प्रेशर नहीं रहा कि आप पंडिताई में आ जाएं? निश्चित रूप से माता पिता की तो कल्पना ही इतनी थी कि साधारण सा पंडित का काम ये करके अपना गुजारा करे, लेकिन ये तो सरस्वती माता की कृपा रही या समाज और गुरुजनों की कृपा रही कि उन्होंने मुझे अग्रिम अध्ययन के लिए प्रेरित किया और मैं आगे पढ़ सका, और जो भी उपलब्ध व्यवस्था थी उसका पूरा लाभ उठा करके मैंने चोटी की कक्षाओं तक अध्ययन किया। ये उनकी ही कृपा थी। तो आपके उस समय परिवार में कितने भाई बहन थे, और सभी भाई बहन की शिक्षा कैसी रही? हमारे परिवार में माता पिता और 7 बच्चे उनके थे, जिनमें 4 भाई और 3 बहनें। वो थोड़े थोड़े पढ़े थे, 8वीं 10वीं तक कठिनाई से। बड़े भाई 10वीं पास करके वो भी पंचायत में सर्विस में लग गए थे, और भाइयों ने किसी ने सर्विस नहीं की। कृषि का कर्म या साधारण सा घर के काम धाम में अपना समय उन्होंने बिताया। तो बहुत ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी, वातावरण भी नहीं था, आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। इस कारण से साधारण ही परिवार मेरा रहा। जी, तो मतलब सभी भाई बहनों में, 7 भाई बहनों में आप आगे की शिक्षा करते रहे, और आज आप इतने सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुए। इसी के साथ थोड़ा सा, जिस तरह से आपने अपने जीवन के बारे में बताया, तो पढ़ाई का स्ट्रगल भी आपने बताया कि किस तरह के आपको पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ा। फिर आगे किस तरह की कुछ कठिनाइयां या फिर कुछ इस तरह के कोई लम्हे आप हमें बताएं जो आपके लिए काफी क्रूशियल रहे हो, या फिर कोई बहुत ही अच्छे आपके पल रहे हो? मैंने संस्कृत महाविद्यालय ज्वाइन करने के उपरांत 2-3 काम भी। एक तो साहित्य का निर्माण किया, तब से लेकर के आज तक मैं साहित्य के निर्माण में ही जुटा हुआ हूँ। और दूसरा, एक मेरी असाधारण जो उपलब्धि रही है वो पुराण प्रवचन की रही है। उन दिनों हिमाचल प्रदेश में, बिहार, यूपी, वृंदावन आदि से पुराण प्रवचन के लिए लोग विद्वान आते थे। स्थानीय विद्वान बड़े कम ही होते थे। मेरे 1-2 गुरुजनों के अतिरिक्त को और कोई पुराण प्रवचन का कर्ता हिमाचल में था नहीं। और पुराण का प्रवचन उन दिनों हिमाचल में एक बहुत ही ऊंचा, बड़ा सम्माननीय कार्य माना जाता था, और पुराण प्रवक्ता को बहुत बड़ा सम्मान उपलब्ध होता था। इससे आकृष्ट होकर के मैंने पुराण का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। लगभग 14 पुराणों का मैंने प्रवचन किया, और करीब 500 बार हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि प्रांतों में पुराणों के प्रवचन किए हैं। तो ये भी रहा। साहित्य निर्माण के साथ साथ थोड़ा सा ज्योतिष और कर्मकांड का भी मुझे, क्योंकि समाज के बीच में जब जाना होता है तो समाज उन दिनों अपेक्षा करता था कि ये विद्वान हैं तो ज्योतिष जानते ही होंगे और कर्मकांड को भी जानते ही होंगे। तो इसका भी मुझे थोड़ा थोड़ा व्यवहार समाज में करना पड़ा, जबकि ज़्यादा मैंने कर्मकांड और धर्मशास्त्र, ज्योतिष की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरा अधिक ध्यान जो है साहित्य के निर्माण की ओर ही रहा। जी, तो देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जितनी उपलब्धियां गिनवाएं उतनी कम है, क्योंकि सामने आप मेरे कुछ किताबें देख रहे होंगे, और प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी लिखी है। कम से कम 24 से 25 किताबें अभी तक आप लिख चुके हैं। इस बीच आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पहला पुरस्कार आपको कब मिला, और उस समय किस तरह की खुशी? देखिए, पहले संस्कृत महाविद्यालय में मैंने सर्विस की। 10 वर्ष वहाँ रह करके जब मुझे स्केल, ग्रेड और सम्मान उतना प्राप्त नहीं हुआ जितनी मेरी शिक्षा थी, तो मुझे बरवस डिग्री कॉलेज में अपने को परिवर्तित कर देना पड़ा। इंटरव्यू दे करके सरलता से मैं डिग्री कॉलेज चला गया। वहाँ पर मैंने
यानी अध्यापन आरंभ किया और साहित्य का निर्माण भी किया। काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई विशेष सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मुझे नहीं मिला। मैं समझता था कि हिमाचल जैसे पिछड़े क्षेत्र में होने के कारण से ही मैं पिछड़ रहा हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा पश्चाताप रहता था। लेकिन मेरी सर्विस के लगभग अंत के समय करीब करीब 1998-97 में मुझे हिमाचल प्रदेश ने पहला साहित्यिक पुरस्कार दिया, जिसका नाम था महाकवि कालिदास सम्मान। ज्वालामुखी में मुझे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के हाथों द्वारा ये सम्मान दिया गया। उस वक्त की तो पूछिए नहीं, इतनी मुझे प्रसन्नता थी, उछल पड़ा था जब मैंने ये सुना कि मुझे महाकवि कालिदास का पुरस्कार दिया जा रहा है। बड़ा ही आनंद मेरे में रहा। उसके अनंतर दुगनी चौगुनी गति से मैंने साहित्य का निर्माण और अपनी अन्य जो आध्यात्मिक व्याख्यान आदि से संबंधित गतिविधियां हैं वो जारी रखी। जी देखिए, पहली ही उपलब्धि जो है महाकवि कालिदास का जो पुरस्कार है वो मिलना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से सर ने कहा कि मैं जो है पहले जब सुना तो उछलने लगा, ये बड़ी खुशी थी। और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि उसके बाद तो निरंतर आपके पुरस्कारों की जो पीढ़ी है वो चलती रही और आज भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन किताबों में सबसे पहले जिस तरह से अपने साहित्य को ही तवज्जो दिया है, तो आपने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी? संस्कृत महाविद्यालय शिमला में जब मैं पढ़ता था तो मेरे गुरु परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पंडित दिवाकर दत्त शर्मा जी ने देखा कि ये लिखने में रुचि रख रहा है, लिखने में भी श्लोक निर्माण जो कि बड़ा ही असाधारण होता है, सबके बश की बात नहीं होती है। कुछ ऐसी सरस्वती माता की कृपा थी कि मैं छोटी कक्षाओं से ही संस्कृत में न केवल प्रवीण हो गया बल्कि श्लोकों का निर्माण भी करने लगा था। गुरुजी ने मुझे मेरी ये विशेषता देख करके मुझे ये एक आज्ञा समझिए या यूँ उपदेश दिया कि बेटा तुम थोड़ा बड़े होकर के विद्वान होकर के हिमाचल प्रदेश की महिमा से मंडित एक महाकाव्य लिखोगे जिसका नाम हिमाचल वैभवम होगा। तो उनसे प्रेरणा पा करके तत्काल ही मैंने हिमाचल वैभवम नाम के महाकाव्य को लिखने का प्रक्रम आरंभ कर दिया। तो वो सबसे पहले वो छपा भी लगभग वही है और आज वो महाकाव्य पूरे भारतवर्ष में पुस्तकालयों में, विद्वानों के घरों में और साहित्यिक संस्थाओं में शोभा बढ़ा रहा है। जी, तो मैं आप लोगों को वो किताब भी यहाँ पर दिखा देती हूँ जो पहली किताब यहाँ पर सर ने लिखी है। ये वो किताब है जिसका नाम अभी सर ने लिया है हिमाचल वैभवम। तो ये किताब पहली जो है इन्होंने लिखी है और आज ये सभी के घरों में और पूरे भारतवर्ष में पढ़ी जाती है, सभी के घरों में भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह किताबें और भी लिखी हैं, 24 से 25 किताबें अभी तक सर लिख चुके हैं। अभी आगे भी कोई किताब लिखने का आपका है या कोई लिख रहे हैं अभी आप किताब? वर्षा जी, कुछ दुर्भाग्य है कि अभी इसी वर्ष से मेरी नज़र में कुछ कमी आ गई है, दृष्टि दोष हो गया है। बड़े दूर दूर इलाज करने के लिए गया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये तो आयु का दोष है, ये तो एज रिलेटेड डिजेनरेशन है, इस कारण से इसको ठीक करना बड़ा कठिन है। इससे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे कई कार्यक्रम थे साहित्य निर्माण के, आज भी 8-10 ऐसी पुस्तकें हैं जो कि अधूरी पड़ी हुई हैं। किसी की भूमिका नहीं हो पाई है, किसी की टीका भी लिखनी बाकी है, किसी पर संशोधन आदि बाकी है जो अब नहीं हो पा रहा है। तो प्रयत्न करूँगा कि किसी शिष्य आदि के माध्यम से मैं उन पुस्तकों को पूरा करूँगा। इन दिनों मेरी एक पुस्तक छप रही है दिल्ली में, वो शतकत्रयम पुस्तक है। एक गंगा मैया के विषय में शतक श्लोकों का लिखा है, एक भगवती के चरणों की उपमा 100 श्लोकों में करते हुए मैंने एक शतक लिखा है, और एक सनातन धर्म शतकम नाम का एक
धार्मिक प्रयोजन वाला एक शतक मैंने लिखा। वो तीनों शतक इकट्ठे दिल्ली में छप रहे हैं। आशा है कि 2-4 महीने के अंदर वो उपलब्ध हो जाएंगे। और भी 3-4 किस्म की पुस्तकों के लेखन का मैंने आरंभ कर रखा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि दृष्टि दोष होने के कारण से अब वो पूरा नहीं हो पा रहा। सर जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि आयु के कारण है ये, अब इसका तो इलाज अब कोई नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने किसी शिष्य से जो आपकी अधूरी पड़ी किताबें हैं, ये जो आने वाली किताबें हैं, उन्हें जल्द पूरा करें और जो आपके पाठक हैं वो उन्हें पढ़ें और हम लोगों तक वो किताबें आपकी पहुंचे। इसी के साथ बात हमारी मेन ये थी, क्योंकि सर के जीवन के बारे में भी बातचीत करना जरूरी था, क्योंकि इतने सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना बेहद जरूरी है। लेकिन अभी बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में अभी ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिमला के तीर्थ क्षेत्र में, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी लेंगे। सर, इस अवार्ड के लिए कौन कौन जो है सिलेक्ट थे, क्योंकि आप भी वहां पर थे। जिस तरह हमने ऑफ द कैमरा बात की थी तो आपने कहा था कि 2 ही लोगों को सम्मान दिया गया, और ये सम्मान किस लिए दिया गया था सर? संस्कृत की हिमाचल की जो अकादमी है उसके कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य है कि 2-4 वर्ष में किसी एक आधे विद्वान को वो सम्मानित वहाँ पर किया जाता है। उसी के अंतर्गत ये इस वर्ष का जो सम्मान है, हम 2 विद्वानों को प्रदान किया गया, जिनमें एक हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, भारतव्यापी ख्याति के बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। एक उन्हें चुना गया और एक मेरा सौभाग्य था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस सम्मान के लिए मुझे चुना गया। तो हम दोनों को यह सम्मान संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जब सम्मान होने के बाद जब कोई इस प्रकार का प्रसन्नता पूर्वक बधाई देता है, मुबारकबाद देता है, तो वही जानता है कि कितनी खुशी होती है जो सम्मानित हुआ करता है। हमारे एक बहुत बड़े महाकवि हुए हैं, नाटककार भास जिनका नाम है, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वो मुझे ऐसे समय में याद आता है। उपकाराणांच सर्वेषां सम्मानानां विशेषतः कर्तारा सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। बड़े बड़े उपकार और बड़े बड़े सम्मान, बड़े बड़े आदर को करने वाले दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन सम्मान का मूल्य समझने वाले, सम्मान का जो वस्तुतः अर्थ है, उसकी गरिमा को अच्छी तरह समझने वाले बड़े कम हुआ करते हैं। तो आपने ऐसा इसका मूल्य समझा और मेरे को इस शैली में मुझे बधाई दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका कि आज हमें आपसे बातचीत करने का मौका भी मिला है। इसी बीच मैं सभी से बता दूं कि आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना सर को जरूरी था, और खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी बताना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत आजकल अगर देखें तो संस्कृत से लोग भागते हुए नजर आते हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चे जो है आज इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं कि आप इंग्लिश बोलेंगे तभी आप समाज में जो है ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। लेकिन बात करें तो संस्कृत हमारी वो विद्या है और वो हमारी लेखनी है जिसे आज वैज्ञानिक भी जिसके दम पर जो है आगे चला रहे हैं, साइंस को चला रहे हैं। और इसी बीच अगर बात करें तो हमारे बीच में संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि एक आप संस्कृत पर बच्चों और माता पिता को एक संदेश जरूर दें सर। मेरा संदेश ये है कि हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संस्कृत के लिए बहुत कुछ काम किया है। एक तो द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को उन्होंने घोषित कर दिया हुआ है, बहुत बड़ा ये काम है। दूसरा ये कि संस्कृत को छोटी कक्षाओं से, मेरा ख्याल है 5वीं कक्षा से लेकर के पढ़ाना आरंभ कर दिया हुआ है। तीसरा ये कि संस्कृत के संस्कृतज्ञ जो हैं, हर एक ज़िले में एक एक पोस्ट उनके लिए प्रदान कर दी गई है ताकि संस्कृत का आगे प्रचार प्रसार हो सके। तो सरकार की ओर से जो होना था बहुत कुछ हो गया। अब हमारा समाज का कर्तव्य है, हर एक प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य है जो ये जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है
वो संस्कृत पर ही निर्भर है। यानी भारत की आत्मा जो है संस्कृत ही है। अगर संस्कृत रहेगी तो भारत की आत्मा रहेगी। हमारे वेद हैं, हमारे अनेक शास्त्र हैं, हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, हमारा गौरव है। विश्व स्तर पर हमारा जो सम्मान है वो संस्कृत के ही कारण से है। इस कारण से संस्कृत ये बात जो जानते हैं, ऐसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को चाहिए कि संस्कृत अध्ययन के लिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करे, समाज को भी प्रेरित करे। और जो संस्कृतज्ञ हैं उनका विशेष रूप से ये कर्तव्य बन जाता है कि दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति संस्कृत की हो। इसके लिए जी जान से वो प्रयत्न में जुटें ताकि संस्कृतमय वातावरण बने, संस्कृत का खूब प्रचार प्रसार हो और भारत की संस्कृति के अभ्युदय के वे दिन फिर से लौट आएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज के लिए। धन्यवाद जी, और बातचीत करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आचार्य जी हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर केशव राम शर्मा जी। तो इसी बीच आपको बता दें कि बच्चों में जिस तरह से इंग्लिश सीखने की रहती है और इंग्लिश बोलने की रहती है, तो आप लोग संस्कृत को भी तवज्जो दें, क्योंकि संस्कृत वो भाषा है जिससे केवल आप सिर्फ पंडित ही नहीं बनेंगे, लेकिन आप ऐसे बड़े विद्वान भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।